हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्यूटीफुल अगली बुक की समरी के बारे में। स्टोरी की शुरुआत होती है ग्रैडी ग्रीन और उसकी वाइफ एबी से। एबी एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है जो डेंजरस स्टोरीज़ को एक्सपोज करती है। ग्रैडी एक राइटर होता है। दोनों की रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो दोनों हर अचीवमेंट को साथ सेलिब्रेट करते हैं। उनके पास एक डॉग भी है जिसका नाम कोलंबो है। एक दिन ग्रैडी अपनी एजेंट की कॉल का वेट कर रहा होता है जो उसे कॉल करके उसकी बुक की परफॉर्मेंस के बारे में बताएगी। वह चाहता था कि जब उसको कॉल आए तो एबी उसके साथ हो, बट वह काम से घर आने में लेट हो जाती है, पर वो ऑन द वे होती है। वह सेलिब्रेशन के लिए फ़िश एंड चिप्स भी लेकर आती है जो उनका हर सेलिब्रेशन के लिए एक रिचुअल होता है। ग्रैडी को उसकी एजेंट का कॉल आता है और उसकी एजेंट उसे बताती है कि उसकी बुक न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर बन गई है। एक्साइटेड होकर ग्रैडी एबी को कॉल करता है और वह एबी को ये सारी गुड न्यूज़ बताता है। एबी भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है, लेकिन उसी वक्त एबी को एक इंजर्ड औरत रोड पर पड़ी हुई दिखती है। ग्रैडी के मना करने के बाद भी वह उसकी हेल्प करने के लिए कार से बाहर जाती है और अचानक गायब हो जाती है। ग्रैडी बार बार एबी को कॉल कर रहा होता है, लेकिन कोई आंसर ना मिलने पर वह उसी जगह पहुंच जाता है जहां एबी की कार खड़ी होती है, पर वहां उसे एबी नहीं मिलती। उसकी कार में उसे पैसेंजर सीट पे फिश एंड चिप्स मिलते हैं और एक वाइट बॉक्स भी मिलता है जिसमें एक क्रीपी सी एंटिक डॉल मिलती है जिसने रेड कोट पहना होता है। ग्रैडी को याद आता है कि एबी को कई बार थ्रेटनिंग कॉल्स आते थे उन लोगों से जिनको वो एक्सपोज किया करती थी। एबी को गायब हुए 1 साल हो गया था, पर अभी भी उसका कोई पता नहीं चला। ग्रैडी की लाइफ ने यू टर्न ले लिया था। वह उदासी और अकेलेपन से जूझ रहा था। उसकी राइटिंग ऑलमोस्ट बंद हो चुकी है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से उसको लंदन वाला घर भी छोड़ना पड़ता है। वह अपनी पुरानी बुक्स की रॉयल्टी पर गुजारा कर रहा होता है। इसी बीच उसकी एजेंट किटी गोल्डमैन, जो कि एबी की गॉड मदर भी होती है, वो उसे मिलने बुलाती है और उसे वापस लिखने के लिए मोटिवेट करती है। वे ग्रैडी को ऑफ़र करती है कि उसको अपनी लोकेशन चेंज करनी चाहिए और वह उसे चार्ल्स विटेकर का कैबिनेट भी देती है जो कि स्कॉटलैंड के एक आइलैंड एम्बरले पे होता है। उसे लगता है कि अगर ग्रैडी के आसपास का माहौल चेंज होगा तो वह वापस लिख पाएगा और अपनी लाइफ में मूव ऑन कर पाएगा। ग्रैडी उसका ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेता है। ग्रैडी अपना सारा सामान पैक करके कोलंबो के साथ निकल पड़ता है। जब वह फेरी पॉइंट पर पहुंचता है तो वहां नेचर की ब्यूटी को निहारता है। कुछ घंटे वेट करने के बाद वहां पे फेरी आती है और वह फेरी वुमेन को अपना आइलैंड इनविटेशन दिखाता है। तब फेरी वुमेन यानी सैंडी उसे बताती है कि विजिटर्स को कार ले जाना अलाउड नहीं है, तो उसको अपनी कार पीछे छोड़नी पड़ेगी और उसकी ज़रूरत का जो भी सामान है वो उसको ले सकता है। एम्बरले आइलैंड एक प्राइवेट जगह है जहाँ सिर्फ 25 लोग रहते हैं। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। वह अपनी कार को पीछे छोड़कर फेरी को बोर्ड कर लेता है। जब वह फेरी से डॉल्फिन्स को निहार रहा होता है तब उसे उस फेरी पर एक औरत दिखती है जिसने बिल्कुल एबी के जैसा रेड कोट पहना होता है और वह औरत उसे घूर रही होती है। ग्रैडी जब उस औरत के पास जाता है तो वहाँ कोई और नहीं होता। उसने पूरी फेरी पे ढूंढा तो उसे कोई नहीं मिला। तब उसे याद आता है कि एबी को सी या ओशन से बहुत ज़्यादा डर लगता था और वह कभी किसी बोट या फेरी या क्रूज़ पे ट्रैवल नहीं कर सकती। एबी और ग्रैडी हमेशा एक दूसरे को सोने से पहले आई विश यू डाई इन योर स्लीप बोला करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर आप किसी से प्यार करते हो तो आप उसकी आसान मौत चाहोगे। आइलैंड पहुंचने के बाद उसे सैंडी चार्ल्स के केबिन तक लिफ्ट ऑफ़र करती है। वह उसे बताती है कि वह इस आइलैंड की पुलिस भी है। तभी ग्रैडी वहीं रेड कोट वाली औरत को एक ग्रोसरी स्टॉप में जाता हुआ देखता है। ग्रैडी सैंडी से कहकर वैन रुकवाता है और वह उस औरत के पीछे उस ग्रोसरी शॉप में जाता है जहां उसे पता लगता है कि वह वहां पे काम करने वाली एक औरत होती है, ना कि उसकी मिसिंग वाइफ एबी। ग्रैडी एम्बेरस्ड फील करता है। रास्ते में सैंडी उसे बताती है कि यह आइलैंड का नाम एग्नेस एम्बर्ली के नाम पर रखा गया है और इस आइलैंड पर मोबाइल नेटवर्क नहीं आता। तो वह जब उसे चार्ल्स के केबिन के पास छोड़ती है तो एक कंपास और आइलैंड का मैप देती है और अगले दिन डिनर के लिए अपने घर इनवाइट कर लेती है। ग्रैडी कैबिन के अंदर जाता है तो देखता है कि कैबिन साफ़ सुथरा होता है। उसे ऐसा लगता है कि किटी ने उसके लिए यह सब करवाया था।
उसे वहाँ मैजिक 8 बॉल, रेड हारमोनिका और एक नोट मिलता है जिस पे लिखा होता है द ओनली वे आउट इज़ टू राइट। कोलंबो फ्लोर को स्क्रैच करता है, तभी ग्रैडी नोटिस करता है कि एक फ्लोरबोर्ड लूज है। वह जब उसे हटाता है तो उसे एक बॉक्स में ह्यूमन की बोन्स मिलती हैं जिसे हार्ट शेप में रखा गया था। ग्रैडी ये सब देखकर शॉक हो गया था और वह सोचता है कि इसका कोई ना कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होगा। इसी उम्मीद में वह दूसरी फ्लोर बोर्ड को भी हटाता है तो वहाँ उसे एक अनपब्लिश्ड बुक की स्क्रिप्ट मिलती है जो चार्ल्स ने लिखी थी। वह उसे पढ़ता है, उसे वह बेस्ट मिस्ट्री नॉवल लगती है। फिर स्टोरी वापस से पास्ट पे शिफ्ट हो जाती है जहाँ हमें पता लगता है कि एबी अपनी मैरिज में खुश नहीं थी। उसे लगता था कि ग्रैडी उसे नहीं चाहता, इसीलिए वह एक थेरेपिस्ट के पास जाती है, पर वहाँ भी वह कुछ नहीं बोलती। उसे याद आता है कि वह दोनों पहली बार एक प्लेन में मिले थे। ग्रैडी को उसकी सीट को लेकर थोड़ा कन्फ्यूजन था। फिर वह दोनों में बातें शुरू हुई। तब एबी को पता लगा कि ग्रैडी एक राइटर है। एबी बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। उसके दिल में राइटर्स के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर था। वह दोनों पूरी फ्लाइट में बातें करते गए। फिर ग्रैडी ने एयरपोर्ट पे लैंड करने के बाद उसे प्रपोज कर दिया। फिर उन दोनों ने डेट करना शुरू किया और 1 साल के बाद शादी कर ली। थेरेपिस्ट एबी से पूछती है कि वह उसके पास क्यों आई है जब उसे कुछ बताना ही नहीं है। एबी बोलती है कि उसे लगता है कि उसका हस्बैंड उस पर ट्रस्ट नहीं करता क्योंकि उसने उससे बहुत सारे झूठ बोले हैं। स्टोरी वापस प्रेजेंट में आती है। ग्रैडी कोरा की शॉप पे जाता है क्योंकि किटी को लिखा हुआ लेटर पोस्ट कर सके और कुछ खाने पीने का सामान भी ले सके। उसे एक टेलीफोन बूथ दिखता है रास्ते में, मगर वहाँ रखा टेलीफोन काम नहीं कर रहा होता है। ग्रैडी को वॉकी टॉकी की आवाज़ भी आती है। वह कुछ ड्रिंक के लिए पब जाता है, पर वहाँ क्लोज का साइन लगा होता है, जबकि कुछ देर पहले उसने बाहर से लोगों के बात करने की आवाज़, ड्रिंक करने की आवाज़ सुनी थी। उसे यह सब थोड़ा अजीब सा लगता है। फिर वह कैबिन के चारों तरफ जाने लगता है। तभी उसे टेलीफोन की घंटी सुनाई देती है। वह भागकर जाता है और फ़ोन उठा लेता है। वह एबी का कॉल होता है। वह उसे बोलती है कि ग्रैडी मुझे बचा लो, लेकिन तभी फ़ोन कट हो जाता है। फिर कोरा उस टेलीफोन बूथ पे नॉक करती है और बोलती है कि ये टेलीफोन पिछले 1 साल से ख़राब है और वो वहाँ से चली जाती है। ग्रैडी रीडायल करता है पर उसे लाइन डेड मिलती है। उसे लगता है कि वह चीज़ें इमेजिन कर रहा है क्योंकि उसे एबी की बहुत ज़्यादा याद आ रही है और वह काफ़ी ज़्यादा थका हुआ है। उसे गिल्टी फील होता है कि वह एबी को बचा नहीं पाया। वह कैबिन पहुंचकर सो जाता है। जब सैंडी उसे डिनर के लिए पिक करने आती है वह तभी उठता है। फिर दोनों सैंडी के घर के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में ग्रैडी को सैंडी की वैन में एक वॉकी टॉकी मिलता है। पूछने पर सैंडी उसे बताती है कि इस आइलैंड के सभी 25 रेसिडेंट्स के पास ये वॉकी टॉकी है ताकि वे एक दूसरे से कनेक्टेड रह सकें। जब वह सैंडी के घर पहुंचता है तो सैंडी की बहन मिज उससे उसकी मुलाकात होती है। वह नोटिस करता है कि उन दोनों ने एक सिल्वर रिंग पहनी होती है। ग्रैडी, मिज एंड सैंडी चिल कर रहे होते हैं। तब मिज ग्रैडी को उसकी वाइफ के बारे में पूछती है। तब ग्रैडी बोलता है कि उसकी वाइफ उसका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम है। उसने उस पर तब भरोसा किया था जब उस पर कोई भी भरोसा नहीं कर रहा था। फिर मिज उसे बाकी आइलैंडर्स के बारे में बताने लगती है, जैसे कोरा ग्रोसरी शॉप चलाती है, सिडनी एंड एराबेला पब चलाते हैं, जैक बिल्डर है, मिसेस शार्प हेयर ड्रेसर है, डॉक्टर हिग्स स्मिथ जो डॉक्टर हैं आइलैंड पर नहीं रहते हैं बट हर ट्यूसडे आइलैंड पर आते हैं, सैंडी फेरी वुमेन एंड आइलैंड की पुलिस है, मिज लाइब्रेरियन है, ट्रेवर्स जो हैं ट्री डॉक्टर हैं। फिर मिज उसे बताती है कि लगभग 1 साल पहले इस आइलैंड पर एक औरत आई थी, लेकिन उसको इस आइलैंड पे आने के बाद किसी ने कभी नहीं देखा। फिर स्टोरी वापस पास्ट में शिफ्ट होती है और हमें एबी की पास्ट लाइफ के बारे में पता चलता है। जब एबी 9 साल की थी, उसकी मम्मी चाहती थी कि वह पियानो प्ले करना सीखे, इसीलिए वह एक पियानो आर्टिस्ट को हायर करती हैं। पियानो आर्टिस्ट एबी को एक कमरे में पियानो सिखाता है जिसका गेट आधा बंद रखता है, लेकिन एबी पियानो बजाना नहीं सीख पा रही थी। इसकी वजह से उसकी मम्मी उस पियानो टीचर और एबी पर काफ़ी गुस्सा करती हैं। एक दिन पियानो टीचर ने उस कमरे का दरवाज़ा पूरा बंद कर दिया। तब से एबी की माँ को पियानो की मधुर आवाज़ आने लगती है और उसे लगता है कि एबी को पियानो बजाना आ रहा है, पर रियलिटी तो कुछ और ही थी। बंद कमरे के पीछे पियानो टीचर एबी को मोलेस्ट करता था और वह पियानो वह खुद बजाता था।
एक दिन एबी की मम्मी बिना नॉक किए दरवाज़ा खोलती है तो उन्हें पता लगता है कि पियानो टीचर एबी को मोलेस्ट कर रहा है। यह सब देख के उन्हें गुस्सा आता है और वह उसके सर पे वास मार देती हैं और फिर कुल्हाड़ी से उसका मर्डर कर देती हैं। उसके बाद एबी को उसकी गॉड मदर यानी किटी ने बड़ा किया। स्टोरी वापस से प्रेजेंट में शिफ्ट होती है। ग्रैडी मिज और सैंडी को बताता है कि उसे चार्ल्स के केबिन में ह्यूमन बोन्स मिली हैं। जैसे ही सैंडी ये बात सुनती है वह ग्रैडी को केबिन चलने के लिए बोलती है। जब वह लोग सैंडी के घर से निकल रहे होते हैं तब ग्रैडी को सीलिंग से आवाज़ आती है। पूछने पर मिज बताती है कि उनकी माँ यानी मुराज को कुछ चाहिए होगा तो वह जाकर देखती है। जब ग्रैडी और सैंडी चार्ल्स के केबिन पहुंचते हैं वहां लाइट नहीं होती। ग्रैडी को फ्लोर बोर्ड के नीचे कुछ नहीं मिलता। वह हैरान हो जाता है। तब सैंडी उसे बोलती है कि शायद वो थकावट के कारण चीज़ें इमेजिन कर रहा है और वहां से चली जाती है। सैंडी के जाने के बाद ग्रैडी को वहाँ पे एक एनवलप मिलता है जिसमें एबी का लिखा हुआ एक न्यूज़पेपर आर्टिकल होता है। वह आर्टिकल एक कोरेलिन थैचर नाम की औरत के बारे में था जिसने 30 साल बाद जेल से रिहाई मिली थी क्योंकि कोर्ट में 30 साल बाद यह प्रूव हुआ था कि उसे रॉन्गली कन्विक्ट किया गया था। उसने एक लड़के के सर में बॉटल मार दी थी जो उसकी बेटी को एक पार्टी में मोलेस्ट कर रहा था। उसे उसके मर्डर के केस में कन्विक्ट किया गया था। वह लड़का एक वेल्दी फैमिली से बिलोंग करता था तो उसके लॉयर्स ने पैसे खिलाकर कोरेलिन को मर्डर के इल्ज़ाम में जेल भिजवाया था। ग्रैडी ये आर्टिकल पढ़ के सोचता है कि क्या कोरेलिन कोरा है? क्या एबी का गायब होने के पीछे उस लड़के के परिवार का हाथ है? ग्रैडी को लगता है कि कोई उसे कुछ बताना चाहता है। वह सोने की काफ़ी कोशिश करता है पर सो नहीं पाता। उसे एबी की डिसअपीयरेंस से रिलेटेड इवेंट्स याद आते हैं। इस सब का असर उसके दिमाग पर होने लगता है। तभी उसे विंडो पर एक फेस दिखता है। वह देखने के लिए बाहर जाता है पर वहाँ उसे कोई नहीं मिलता। उसे हारमोनिका की आवाज़ आती है जिस पर कोई फीलिंग गुड बाय नीना सिमन की ट्यून बजा रहा था जो कि एबी का काफ़ी फेवरेट था। ग्रैडी को ये सब की वजह से नींद नहीं आ रही होती है तो वह चार्ल्स की नॉवल के 50 पेजेस को लिख लेता है अपनी लैंग्वेज में। वह कॉफ़ी लेने के लिए कोरा की शॉप पे जाता है। रास्ते में उसे चर्च दिखता है। चर्च का दरवाज़ा खुला दिखने पे वह चर्च के अंदर चला जाता है। जब वो चर्च के अंदर पहुंचता है तो उसे लगता है कि कोई चर्च के बैक गेट से तुरंत बाहर गया है। तब मेलोडी यानी चर्च की जो प्रीस्ट होती है उसके शोल्डर पर टैप करती है। वह उससे पूछती भी है कि चर्च के बैक गेट से कौन गया, पर मेलोडी बोलती है कि यहाँ पर सिर्फ वह दोनों हैं। ग्रैडी उसे एबी की फ़ोटो दिखाकर पूछता है कि क्या उसने इस आइलैंड पर इस औरत को देखा है, जिस पर मेलोडी रिप्लाई करती है कि उसने नहीं देखा। ग्रैडी को कुछ चीज़ें स्ट्रेंज लगती हैं जैसे चर्च के गेट का क्लोज़ करना मेलोडी द्वारा और वॉकी टॉकी की आवाज़ आना। फिर ग्रैडी चर्च के पीछे बनी एक शमशान घाट में जाता है। वहाँ उसे चार्ल्स की ग्रेव मिलती है और 12 बच्चों की आइडेंटिकल ग्रेव भी दिखती है और एक फ्रेश ग्रेव भी दिखती है। वहाँ उसे एक लेडी दिखती है जो उसे वार्न करती है और यह आइलैंड छोड़ने के लिए बोलती है। फिर वह कोरा की शॉप पर जाता है और बातों में कोरा से उसकी पास्ट लाइफ के बारे में पूछने लगता है। कोरा उसे गैस लाइट कर देती है और बोलती है कि वह ठीक से सो नहीं रहा, इसी वजह से वह चीज़ें इमेजिन कर रहा है। अपने सवाल का सही जवाब ना पाकर ग्रैडी वहाँ से चला जाता है। वह कैबिन जा रहा होता है पर रास्ते में उसे एक बुचरी मिलती है। वह वहाँ कोलंबो के लिए मीट लेने के लिए जाता है और हैरान होता है कि बुचरी के ओनर्स को भी उसके बारे में पता होता है। फिर स्टोरी वापस से पास्ट में शिफ्ट होती है। एबी को ऐसा लगता है कि वह एबी नहीं रही जो शादी से पहले थी। वह ग्रैडी को छोड़ना चाहती है ताकि वह खुद को फिक्स कर सके। उन दोनों को एबी की फ्रेंड की पार्टी में जाना था पर ग्रैडी वहाँ नहीं जाना चाहता था और पूरे रास्ते एबी को वो यही बोलता रहा। लेकिन जब वह पार्टी में पहुंचा मानो 360 डिग्री चेंज हो गया हो। सबसे हंसकर बातें करना, ड्रिंक करना और लेडीज़ का उससे फ्लर्ट करना। एबी को ये सब देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, खासकर लेडीज़ का उससे फ्लर्ट करना। वह उससे वहाँ से चलने के लिए बोलती है जिस पर उनकी काफ़ी ज़्यादा लड़ाई होती है। ग्रैडी किसी तरह से उसे समझा लेता है। फिर स्टोरी वापस से प्रेजेंट में आती है। ग्रैडी को याद आता है कि एबी कैसी छोटी छोटी बातों पर उसे टोकती थी। उसे उसकी यह आदत बिल्कुल पसंद नहीं थी। एबी माँ बनना चाहती थी पर ग्रैडी बच्चा नहीं चाहता था क्योंकि उसे लगता था कि वह दोनों अच्छे पेरेंट्स नहीं बन सकते क्योंकि उनका दोनों का बहुत ज़्यादा ट्रबल्ड चाइल्डहुड रहा है और बच्चा पालना एक हाई मेंटेनेंस एक्टिविटी है जिसमें वह नहीं पढ़ना चाहता था।
ग्रैडी सोचता है कि उसे अपनी लाइफ दोबारा स्टार्ट करने का मौका मिला है जिसे उसे नहीं गंवाना चाहिए, इसीलिए वह बुक को अडेप्ट करने पर फोकस करता है। फिर वह अपनी बुक का फर्स्ट ड्राफ्ट कंप्लीट कर लेता है। सैंडी उसके लिए प्रिंटर लेकर आती है ताकि वह अपनी फर्स्ट ड्राफ्ट को प्रिंट कर सके। ग्रैडी सैंडी को बोलता है कि काश उसके पास उसकी कार होती तो उसे यहाँ रहने में और ज़्यादा मज़ा आता। सैंडी उसे बताती है कि चार्ल्स के पास एक लैंड रोवर थी। वे दोनों आउट हाउस में जाते हैं जहाँ चार्ल्स की लैंड रोवर खड़ी होती है। थोड़ा ढूंढने पर ग्रैडी को उसकी चाबी भी मिल जाती है। फिर वह और कोलंबो उस गाड़ी में द ऑर्फन नाम की रॉक को देखने जाते हैं जो एम्बरली आइलैंड का हाईएस्ट पॉइंट भी था। जब वह ऊपर पहुंचता है तो वहां उसे मेलोडी मिलती है। वह नोटिस करता है कि मेलोडी के फिंगर पे भी वही रिंग होती है जो उसने सैंडी और मिच की उंगली पर देखी थी। मेलोडी उससे पूछती है कि चर्च की छत रिपेयर करवाने के लिए उसने डोनेशन बॉक्स में अपनी वेडिंग रिंग क्यों डाली। तो ग्रैडी उसे बताता है उसकी वाइफ की डिसअपियरेंस के बारे में और अब वह लाइफ में मूव ऑन करना चाहता है। ग्रैडी थोड़ी देर वहीं बैठता है। जब वह नीचे आने लगता है तो मिस्ट की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं देता। उसे लगता है कि एबी उसे बुला रही है। फिर उसे कोलंबो भी कहीं नहीं मिलता और धुंध में कुछ आंखें उसे दिखाई देती है जिससे वह काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। थोड़ी देर में जब धुंध हटती है तो उसे रियलाइज़ होता है कि वहाँ शिप का झुंड है और कोलंबो भी उसे मिल जाता है। फिर वो दोनों नीचे आते हैं। जब वह कैबिन पहुँचता है तो उसे एक और एनवेलप मिलता है। उस एनवेलप में एबी का लिखा एक और आर्टिकल होता है। ग्रैडी बुक का प्रिंट आउट करके किटी को भेजता है। फिर वह सेलिब्रेट करने के लिए पब जाता है। वहाँ जाकर वह एक पाइंट ऑर्डर करता है। ग्रैडी नोटिस करता है कि एराबेला ने भी सेम रिंग पहनी हुई है जो बाकी आइलैंडर्स ने पहनी है। पूछने पर पता लगता है कि सारे आइलैंडर्स आइल ऑफ एम्बरली ट्रस्ट का पार्ट हैं जो कि आइलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इसीलिए उन सबके पास एक जैसी रिंग है। बातों ही बातों में एराबेला उससे बताती है कि सैंडी और चार्ल्स बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। वह हर संडे पब आते थे। चार्ल्स सैंडी को अपनी हर बुक की फर्स्ट ड्राफ्ट पढ़ाता था और हमेशा अपनी न्यू बुक्स की स्टोरी लाइन भी उससे डिस्कस करता था। बस चार्ल्स की डेथ के पहले उन दोनों के बीच कुछ अनबन हो गई थी जिसकी वजह से उन दोनों की बातचीत होना बंद हो गई थी। यह सब सुनकर ग्रैडी वहाँ से निकलता है और कोरा की शॉप पर जाता है ताकि वह उससे वो बुक का फर्स्ट ड्राफ्ट वापस ले सके। पर वहाँ पहुँचने पर उसे पता लगता है कि कोरा ने वह बुक ऑलरेडी पोस्ट कर दी है। ग्रैडी सैंडी के घर जाता है ताकि वह उससे पूछ सके कि क्या उसने चार्ल्स की अनपब्लिश्ड 10th बुक पढ़ी थी। घर पहुँचने पर उसे पता लगता है कि सैंडी डार्क साइड केव गई है और उसने अपना वॉकी टॉकी भी बंद कर दिया है। वह कार में वापस आता है और तो उसे एक एनवेलप मिलता है। उसमें एबी का लिखा हुआ एक आर्टिकल होता है, डेथ ऑफ चार्ल्स विटेकर। उस आर्टिकल के अकॉर्डिंग चार्ल्स की मौत लंदन में उसकी फैमिली के बीच हुई थी, पर ग्रैडी सोचता है कि इसमें सारी इन्फॉर्मेशन गलत है क्योंकि चार्ल्स की डेथ तो एम्बरली आइलैंड पर हुई थी। वह समझ नहीं पा रहा होता है कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। फिर वह सैंडी को ढूंढता हुआ डार्क साइड केव जाता है। वहाँ सैंडी रो रही होती है। पूछने पर पता लगता है कि आज के दिन इस केव में 13 बच्चों की मौत हुई थी डूबने की वजह से। उस दिन जो टीचर आइलैंड पर बच्चों को पढ़ाने आती थी उनकी तबीयत ख़राब थी, तो उन्होंने अपनी जगह एक मेल टीचर को सब्स्टिट्यूट किया। वह बच्चों को स्कूल में छोड़कर पब में बियर पी रहे थे। बच्चे इस केव में आए और पानी का बहाव ज़्यादा होने की वजह से मारे गए। इसीलिए इस आइलैंड पर कोई बच्चे नहीं हैं एक्सेप्ट होली जो कि क्रॉफ्ट्स फैमिली की बच्ची है। ग्रैडी सैंडी से पूछता है कि क्या चार्ल्स ने उससे अपनी हर बुक पब्लिश होने से पहले पढ़ाता था या नहीं। उसने चार्ल्स की 10th बुक भी पढ़ी थी और उससे लगता था कि वह उसकी बेस्ट बुक है। ग्रैडी को सैंडी की ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा डर लगता है। उसे काफ़ी ज़्यादा वीकनेस भी लगती है क्योंकि उसने सुबह से कुछ नहीं खाया होता, तो वह किटकैट खा लेता है जो कि कोरा ने उसके सामान में डाली थी। वह किटी का भेजा हुआ लेटर भी मिलता है सामान में। किटी लिखती है कि उसने एक प्राइवेट डिटेक्टिव को हायर किया होता है एबी की डिसअपियरेंस के बाद। उसे कुछ पता लगा है और वह वो लेटर में नहीं बता सकती। वह उसे कॉल करने के लिए बोलती है। ग्रैडी स्लो ड्राइव करता है क्लिफ पर क्योंकि वहाँ काफ़ी ज़्यादा फॉग होता है जिसकी वजह से विजिबिलिटी ऑलमोस्ट 0 हो गई थी। लेकिन उसकी टक्कर एक रेड कोट वाली औरत से हो जाती है। वह वैसा ही रेड कोट था जो एबी ने पहना था जिस दिन वह गायब हुई थी। वह कार से बाहर आकर जब उस औरत को देखता है तो उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं क्योंकि वह औरत कोई और नहीं बल्कि एबी होती है।
पर वह उसे नहीं पहचानती। वह उसको उसके ऑफिस छोड़ने के लिए बोलती है, जो कि ब्यूटीफुल अगली यानी आइलैंड पॉटरी होती है। ग्रैडी नोटिस करता है कि उसकी आंखों का कलर ब्लू से ब्राउन हो गया था और वह खुद को ऑब्री बुला रही थी। वह काफ़ी पतली और टैन हो गई थी। उसके हाथ में एक टैटू भी था जो एबी कभी नहीं बनवा सकती थी। ऑब्री उसको अपने ऑफिस के अंदर बुलाती है और चाय ऑफर करती है। ग्रैडी चुपके से आइल ऑफ एम्बरली ट्रस्ट की रिपोर्ट चुरा लेता है ताकि वह पता कर सके कि यहाँ क्या चल रहा है। एबी उसे चाय सर्व करती है और अपनी वेडिंग रिंग पहनती है और उसकी चाय ख़त्म करने के बाद बोलती है कि उसका बेटर हाफ उसका वेट कर रहा है, तो उसे जाना होगा। तभी उसकी वॉकी टॉकी बजती है और उस पर कोई सैंडी के बारे में पूछ रहा होता है। ग्रैडी उसे सैंडी के घर ड्रॉप कर देता है। रास्ते में वह उससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछता है उसके पार्टनर के रिगार्डिंग। वह उसे बताती है कि वह काफ़ी लंबे टाइम से मैरिड है ट्रेवर्स से और वह इस आइलैंड का फॉरेस्ट डॉक्टर है। जब वह सैंडी के घर पहुंचते हैं तो मिच ग्रैडी से पूछती है कि क्या उसने सैंडी को देखा, जिस पर ग्रैडी मना कर देता है और बोलता है कि उसकी मुलाकात सैंडी से कल रात में हुई थी। जब ग्रैडी सैंडी के घर जाता है तो वह एबी की कई सारी बचपन की फ़ोटोज़ देखता है और उसकी शादी की फ़ोटो भी देखता है। वह शादी जो उसने इस आइलैंड पर की होती है। वह वॉशरूम का बहाना करके ऊपर जाता है। एक बंद कमरे से आवाज़ आती है तो वह की होल से देखता है तो उसे वही औरत दिखती है जो उसे शमशान घाट पे मिली थी। वह उसे वापस से वार्न कर रही होती है कि वह इस आइलैंड पे सेफ़ नहीं है और उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। ग्रैडी नीचे आकर मिच को बताता है कि उसकी माँ कुछ बोल रही थी, जिस पर मिच बोलती है कि उसकी माँ ने उसके पापा के मरने के बाद कभी कुछ नहीं बोला और उसको गलतफहमी हो रही है। फिर एबी के इंसिस्ट करने पर वह वहाँ से चला जाता है। वह एबी का वॉकी टॉकी भी चुरा लेता है जिसे वह गलती से उसकी कार में छोड़ दी थी। ग्रैडी एबी के नए पार्टनर से काफ़ी ज़्यादा जेलस था। वह एबी के घर जाता है उसके पार्टनर से मिलने के लिए। वह ट्रेवर्स से मिलता है और हैरान हो जाता है कि ट्रेवर्स एक फ़ीमेल है। एबी ने एक फ़ीमेल से शादी करी है। वह ट्रेवर्स से उसके और एबी के बारे में काफ़ी ज़्यादा सवाल करने लगता है, जिस पर ट्रेवर्स उसको बोलता है कि उसको अपने काम से काम रखना चाहिए। ग्रैडी बोलता है कि उसकी वाइफ की शक्ल उसके एक नोन से मिलती है। जब वह पैम्पलेट दिखाता है ट्रेवर्स को तो उस पर बनी ऑब्री की फ़ोटो देखकर वो हैरान हो जाता है, क्योंकि वह एबी की फ़ोटो तो बिल्कुल भी नहीं थी। वह वहाँ से चुपचाप चला जाता है। उसे याद आता है कि एबी बच्चा चाहती थी, पर उसने नसबंदी करा ली थी ताकि वह माँ ना बन सके, क्योंकि वह बच्चे नहीं चाहता था। वह एबी के घर से सीधा कोरा की शॉप पे जाता है और नेक्स्ट फेरी का पूछता है। कोरा उसे बोलती है कि वह इस आइलैंड को छोड़कर कहीं नहीं जा रहा। ग्रैडी बोलता है कि उसकी कोई फैमिली इमरजेंसी है। कोरा उसे बोलती है कि उसकी कोई फैमिली इमरजेंसी नहीं है, क्योंकि उसकी कोई फैमिली ही नहीं है। ना उसके बारे में कोई कुछ पूछता है, ना उसको कोई लेटर लिखता है, ना कॉल करता है, तो वह ये सब बहाने बनाना छोड़ दे। कोरा उससे ये भी बताती है कि इस आइलैंड से अब कोई फेरी नहीं है, क्योंकि सैंडी मर गई है। वह कार में जब वापस जाता है तो वॉकी टॉकी पर सुनता है कि सारे आइलैंडर्स उसके बारे में ही बातें कर रहे होते हैं। वह उसे पागल बुला रहे होते हैं। जब वह कार का इंजन स्टार्ट करता है तो देखता है कि पेट्रोल ख़त्म हो गया। जब वह यहाँ आया था तब हाफ टैंक भरा था। उसे लगता है कि किसी ने जानबूझ के उसकी कार से पेट्रोल निकाला है। कोरा से पूछने पर पता लगता है कि इस आइलैंड पर कोई पेट्रोल स्टेशन नहीं है। वह कोलंबो को लेकर हिल पे जाता है, क्योंकि वहाँ थोड़ा बहुत नेटवर्क आता है। वह किटी को कॉल करता है, पर कॉल वॉइस मेल पर चला जाता है। फिर उसे एबी का कॉल आता है और उसे बस ओशन की आवाज़ सुनाई देती है। फिर कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। ग्रैडी वापस केबिन में आता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रात हो गई थी। उसे केबिन में पेट्रोल का कैन मिलता है। वह कैन लेके कोरा की शॉप की तरफ भागता है, पर वहाँ उसे कार नहीं मिलती। उसे चर्च से कुछ आवाज़ें आती हैं। वह अंदर चला जाता है और वहाँ सैंडी को ज़िंदा देखकर हैरान हो जाता है। सैंडी उससे पूछती है कि वह उसे केब में डूबता हुआ क्यों छोड़ गया था। उसने चार्ल्स की बुक नंबर 10 एंड वॉकी टॉकी क्यों चुराई। इस पर ग्रैडी बोलता है कि जब से वह इस आइलैंड पर आया है उसके साथ अजीब अजीब सी चीज़ें हो रही हैं। उसे लगता है कि वह सब लोग उसकी वाइफ एबी के बारे में जानते हैं। मेलोडी सबको बोलती है कि उन्हें यानी ग्रैडी और एबी को अकेला छोड़ देना चाहिए। सब चर्च के बाहर जाते हैं। सैंडी बाहर जाने से पहले ग्रैडी से उसका फ़ोन और वॉकी टॉकी ले लेती है। फिर एबी चर्च के अंदर आती है। एबी को देखकर वह काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और पूछता है कि उसने उसे नहीं पहचानने का नाटक क्यों किया। एबी बोलती है कि वह वाकई उसे नहीं जानती। फिर वह उसे एक कॉटेज में ले जाती है
और बताती है कि वह 10 साल की उम्र तक इस आइलैंड पर रही है। ईज़ा, जो कि सैंडी की बेटी थी, वह और एबी बेस्ट फ्रेंड्स थे। एक दिन उनकी टीचर बीमार थी तो एक मेल टीचर ने सब्स्टिट्यूट किया। उस दिन एबी स्कूल नहीं गई थी। वह टीचर अचानक एबी के घर आए। एबी डर के मारे चार्ल्स के पास गई पर उसने उसे वहाँ से जाने के लिए कहा। फिर वह किटी के पास गई पर उसने किटी और मेलोडी की बातें सुन ली थी। किटी चार्ल्स को छोड़ना चाहती थी क्योंकि चार्ल्स को सिर्फ अपनी बुक्स की पड़ी थी। एबी को लगा कि किटी उसे भी छोड़ देगी तो वह भागकर ईज़ा के पास गई। वह दोनों डर गई थी तो उन्होंने केव में जाने का सोचा। स्कूल में बाकी बच्चों ने भी उनकी बात सुन ली थी तो वह सब लोग भी उनके पीछे चले गए। फिर वहाँ बाढ़ आ गई और वह सब बच्चे मर गए, बस एबी बच गई। इसके बाद किटी उसे लंदन लेकर चली गई। एबी बताती है कि इस आइलैंड पर सिर्फ औरतें हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि आदमी चीज़ें ख़राब करते हैं। आदमी की वजह से दुनिया में शांति नहीं है। तो उन लोगों ने धीरे धीरे आइलैंड पर जितने भी आदमी मरते गए उनकी जगह सिर्फ औरतों को रखना शुरू कर दिया। ऐसी औरतें जो लाइफ को सेकंड चांस देने की तलाश में थीं। जैसे एराबेला पे डोमेस्टिक अब्यूज़ होता था और कोरा पे मर्डर का इल्ज़ाम था। ग्रैडी उससे पूछता है कि वह किससे भागकर यहाँ आई है। एबी बोलती है, तुमसे। फिर हम रीडर्स को पता लगता है कि जिस औरत को बचाने के लिए एबी कार से बाहर गई थी वह कोई और नहीं ग्रैडी था। ग्रैडी ने उसे क्लोरोफॉर्म सुंघाकर रेड कोट पहनाकर क्लिफ से नीचे धक्का दे दिया था। एबी उससे पूछती है कि ग्रैडी ने उसे मारने की कोशिश क्यों की। कन्फ्रंट करने पर ग्रैडी डर जाता है और कैबिन चला जाता है। वहाँ उसे किटी मिलती है। किटी ने भी वही रिंग पहनी होती है जैसी बाकी आइलैंडर्स ने पहनी थी। किटी ग्रैडी से पूछती है कि वह ये आइलैंड क्यों छोड़ना चाहता है। अब तो वह वापस लिखने भी लग गया है। किटी उसे बताती है कि उसका नाम भी एबी था जब वह कॉलेज टाइम पे थी और एबी का नाम उसके नाम पर ही उसकी मम्मी ने रखा था। किटी बताती है कि चार्ल्स उसका क्लाइंट भी था और हस्बैंड भी था। कुछ वीक्स पहले सैंडी ने उसे वापस आइलैंड पर बुलाया जब वह एबी से मिली और उसे पता लगा कि ग्रैडी ने उसे मारने की कोशिश की है। उसने तभी ग्रैडी को बर्बाद करने का निर्णय बना लिया था। किटी, एबी और सैंडी ने यह प्लान बनाया ताकि वे ग्रैडी से बदला ले सकें। किटी के बार बार पूछने पर ग्रैडी ने कन्फेस किया कि एबी उसे छोड़ने वाली थी और यह बात उसे पता लग गई थी। वह प्रेग्नेंट भी थी। ग्रैडी बोलता है कि एबी उस पर चीट कर रही थी क्योंकि उसने नसबंदी करवा ली थी तो यह बच्चा उसका नहीं था। वह बैंक से काफ़ी ज़्यादा पैसे निकाल रही थी ताकि वह अपने लवर को दे सके। वह घर पे भी काफ़ी ज़्यादा लेट आती थी क्योंकि वह अपने बच्चे के पिता के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी। ग्रैडी बोलता है कि वह वापस छोड़े जाने का ट्रॉमा नहीं झेलना चाहता था। जैसे बचपन में उसे उसके पेरेंट्स ने अबैंडन कर दिया था वैसे ही एबी भी उसे अबैंडन करने वाली थी और अगर एबी उसे छोड़ती तो किटी भी उसे छोड़ देती। वह ये सब झेलना नहीं चाहता था, इसीलिए उसने ये सब किया। किटी उसे बताती है कि एबी उस पर चीट नहीं कर रही थी बल्कि उसने यह बच्चा IVF के थ्रू कंसीव किया था, इसीलिए उसने इतने सारे पैसे निकाले थे बैंक से। पुलिस को कभी एबी की लाश नहीं मिली, इसलिए ग्रैडी हमेशा परेशान रहता था और उसे नींद भी नहीं आती थी क्योंकि उसे लगता था कि कहीं एबी जिंदा ना हो और उसे एक्सपोज ना कर दे। किटी बोलती है कि ग्रैडी ने जो भी किया वह गलत है और उसे इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। वह ग्रैडी के सामने 2 शर्तें रखती है। पहली, वह इस आइलैंड पर रहेगा और बुक्स लिखेगा। उसकी बुक्स की कमाई का 85% वह एम्बर्ली ट्रस्ट को देगा और बदले में इस आइलैंड पर उसे परमानेंट रेजिडेंटशिप मिल जाएगी। सेकंड, इस आइलैंड से कोई भी आदमी ज़िंदा नहीं जा सकता तो उसे मरना होगा। जितनी भी आइलैंड पर विमेन हैं वह सब उसे मार देंगी। किटी बोलती है कि उसके लिए अच्छा यही है कि वह इस आइलैंड पे रहे क्योंकि ना उसकी कोई फैमिली है ना फ्रेंड्स। अपने पास कोई और ऑप्शन ना पाकर ग्रैडी उस आइलैंड पर रहने के लिए मान जाता है और अपनी सारी बुक्स का 85% शेयर देने के लिए भी हाँ कह देता है। उसे उस आइलैंड की रेसिडेंटशिप मिल जाती है। सभी आइलैंडर्स उससे काफ़ी अच्छा बिहेव करने लगते हैं पर उसे कहीं ना कहीं लगता है कि जब तक उसकी बुक्स बेस्ट सेलिंग नॉवेल्स हैं तब तक ही आइलैंडर्स उससे अच्छा बिहेव कर रहे हैं। उसे अभी भी एबी की काफ़ी ज़्यादा याद आती है और उसको उसकी ये बात भी याद आती है, आई विश यू डाई इन योर स्लीप। कभी कभी उसे ऐसा लगता है कि उसे ज़िंदा एक कब्र में गाड़ दिया गया है और वो काफ़ी ज़्यादा सफोकेटेड फील करता है। बट यह सब उसकी ट्रैप्ड रियलिटी होती है। जो उसने गलत एक्शन किया था उसी की वजह से उसको इस तरह से ये सारी चीज़ें
फील हो रही होती हैं। Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe. Comment down for more such book summaries. Thank you.